हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिश्रा और आप देख रहे हैं एजीएन 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे एवरेज के। ठीक है, एवरेज के आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे और हम 7 पे खत्म किए थे। आज हमारा 8वां क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले कि एक रेस्टोरेंट में 11 व्यक्ति खाना खाते हैं, 10 लोग पैसा देते हैं 12 के हिसाब से। एक व्यक्ति बेचारा बचा है जो इनके साथ 11वां गया था, वो जो है इनके 12 के औसत से देने के बाद जो है पैसा देता है और उसको कितना देना पड़ रहा है, जितना 11 व्यक्ति औसत रुपए से देते हैं उससे ये 10 ज्यादा इसको देना पड़ जाता है। ठीक है, जितना सबने दिया उससे इसको मतलब जितना सबका एवरेज आता है 11 का, ठीक है, उससे ये जो है 10 अधिक दिया। ठीक है, तो इसको पहले क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार और पढ़ लो। एक रेस्टोरेंट में 11 व्यक्ति खाना खा लिए, बिल आया, 10 व्यक्ति ने 12-12 के हिसाब से पैसे दे दिए। बाद में एक व्यक्ति जो बचा था 11वां, उससे बोला कि भाई अब बचे हुए पैसे तुमको देने हैं। जब बचा हुआ पैसा देने की बारी आई तो जब व्यक्ति ने दिया तो जितना 11 लोगों का औसत आता उससे 10 रुपए ज्यादा देना पड़ा उसको। तो अब इसको हम सोल्यूशन करने चलते हैं। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माना 11 व्यक्तियों का औसत देय x है। 11 व्यक्ति जो है व्यक्तियों का एवरेज दे जो है वो x है। ठीक है, तो कुल दे कितना होगा? कुल दे ये हो जाएगा 11x। ठीक है, अब इस 11x को हम अंकों में लिखना है तो 11x क्या होगा? कुल दे है, और कुल दे हमारा कितना है? जो 10 लोग 12-12 दिए और प्लस x प्लस 10। क्यों x प्लस 10? क्योंकि x क्या है? 11 लोगों का औसत है और उसने औसत से 10 ज्यादा दिया था। ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर लो। ये x हमारा इधर चला आएगा तो कितना हो गया? 11x में से एक x चला गया, कितना हो गया? 10x। ठीक है, और ये क्या हो गया? बराबर में 12 10 या कितना आया? 120 और प्लस ये 10। ठीक है, कितना हो गया? 130। टोटल ये यहां से x की वैल्यू 13 आई। अब याद करो हमारा क्या 11वां व्यक्ति कितना देता है? 11वां व्यक्ति देता है x प्लस 10 और यानी यहाँ पे 13 प्लस 10 और यानी 11वें व्यक्ति ने 23 रुपीज दिए। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन में 23 सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 23 आंसर आ जाता है। ठीक है, जब हम आगे पहुंचते हैं तो इसमें कहते हैं 9वें क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुना है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी के 3 गुना है। यानी दूसरी संख्या जो है पहले के 2 गुना है और तीसरे के 3 गुना है। ठीक है, पहले के 2 गुना है और तीसरे के 3 गुना है। तो हमारे पास हमने जब सोल्यूशन इसका करना स्टार्ट किया और कह रहा है कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अगर उनका औसत 44 है और इन सभी का 44 औसत है दिया है हमें, और क्या दिया गया है कि इनमें से फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले संख्या हमारे पास तो 3 ही होगी। हमारे पास एक संख्या a होगी, एक संख्या b होगी और एक संख्या c होगी। ठीक है, कह रहा है इसमें जो दूसरी वाली संख्या है यानी जो b है वो a के दुगनी है। ठीक है, a के दुगनी है और c के 3 गुनी है। यहां से अगर हम कुछ कंक्लूजन निकालें, अगर यहां से जो हमने ये चीज ये क्वेश्चन बोला जैसा वैसा है, हमने इसको लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन से मिला है। अगर हम इसको चेंज कर इन दोनों को पहले लेते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है? a बराबर b/2। ठीक है, और इन दोनों को एक बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा c बराबर b/3। ठीक है, अब हम एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं। जब 3 डिजिट यहाँ पे हमको दी गई है ए बी सी। ठीक है, अब हम एवरेज का फॉर्मूला यानी मिल गया a बराबर इतना, c बराबर इतना और b तो है ही है हमारा। ठीक है, यानी हमने b के टर्म में तीनों को लिख लिया है। ठीक है, क्यों लिखा है आगे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें एवरेज कितना दिया है? आई थिंक 44 दिया है। बराबर में कितना आएगा? 44 हमारा एवरेज दिया गया है। बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं? b/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो b/2 प्लस b तो b ही रहेगा और c की जगह हम
b/3 लिख सकते हैं। समझ में आया? और जब एवरेज 3 अंकों का निकालते हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया, हमें ये क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, दिख भी रहा होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 44 का 3 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू, इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ और नहीं, ये आएगा देखो 3b प्लस 6b और प्लस 2b और अपॉन में 6, ठीक है। अब ये इसको हम और सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं, इसमें और सॉल्व करते हैं इसको। ये पूरा ऐड करो, 11 भी आएगा और 11 भी आएगा, ठीक है। चलो एक एक स्टेप ही करते हैं। 44 गुणे 3, ठीक है, इक्वल्स टू 11b/6, और ये 11 से 4 बार में 44 गया, हमें क्या मिला, हमें मिला 4 × 3 और फिर ये 6 भी इधर चला गया, × 6 इक्वल्स टू b। और यहां से b की वैल्यू कितना आ गई, b की वैल्यू आ गई 6 × 3 = 18 = 72, 72 हमारा आया। b की वैल्यू 72 आई, और हमको पता है यार कि यहाँ पे b ही तो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि b जो है वो a का दुगना था और c का तिगुना था, तो b सबसे बड़ा हो। b निकाल लिया, मतलब हमने सबसे बड़ी डिजिट निकाल लिया। जब हमने मतलब सबसे बड़ी डिजिट निकाल लिया, तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में जो हमने सबसे बड़ी संख्या की बात की वो हमारा कितना है, 72 में मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 11 छात्रों का औसत अंक 18 है, ठीक है, ध्यान देना। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक 18 है, यानी सॉल्यूशन की बात करें तो हम सबसे पहले तो यही लिख लेंगे कि 25 छात्रों का अगर औसत अंक 11 है तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, TN, टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 25 × 18, 25 × 18 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 450, कितना हो जाएगा, 450 आ गया, ठीक है। अब हम आगे इसमें क्या लिखा है, प्रारंभिक 12 छात्रों का औसत 14 है और लास्ट के 12 छात्रों का औसत 17 है, बीच में एक बच रहा है, दिख रहा होगा, क्योंकि 12 12 24 होता है, एक बच रहा है, वो है हमारा 13वां छात्र, ठीक है। तो कह रहा है कि 13वें छात्र का अंक कितना होगा, कह रहा है 13वें छात्र का अंक कितना होगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि शायद हमारा वो गायब हो गया, यहाँ पे कुछ चीज था। तो हम सबसे पहले इसमें जब सॉल्यूशन की बात किए थे तो हमने अभी क्या किया, 25 छात्रों का औसत अंक 18 है, तो 25 × 18 = 420 हमारे पास टोटल अंक आ रहे हैं, ठीक है। 450 हमारे पास टोटल अंक आ रहे हैं। हम इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम शुरू के 12 छात्रों की बात करेंगे, जो कि कितना अंक पाते हैं, शुरू के 12 छात्र 14 अंक पाते हैं, ये 14 अंक पाते हैं, और लास्ट का जो 12 छात्र हैं, लास्ट के जो 12 छात्र हैं वो कितना पाते हैं, 17 अंक के हिसाब से पाते हैं। इनको जब हम निकालेंगे, ठीक है, शुरू के 12 छात्रों का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, शुरू के 12 छात्रों की वैल्यू आ जाएगी 168, कितना आ जाएगा, 168, और लास्ट के 12 छात्रों का हमें 204 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कर दो क्या, ऐड, इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करोगे, जब इन दोनों को जोड़ दोगे, 204 और प्लस 168, ठीक है, 204 और प्लस में 168 जब ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 372, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 372। और जब ये 372 हो गया, मतलब 12 12 24 छात्र जो है वो कुल मिला के 372 रुपए का, सॉरी 372 रुपए कह रहा हूं, 372 का क्या कहते हैं, ये अंक पाते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने की रेंज थी, 450, यानी एक छात्र ऐसा है जो 450 जो इन, अब देखो अब एक छात्र, ठीक है, यानी ये कितने छात्रों का पहले बताओ नंबर है, ये है 24 छात्रों का नंबर, ठीक है। और 25 छात्र टोटल पा कितना सकते हैं, 25 छात्र कितना पाए थे, इसमें क्वेश्चन में दिया था कि 450 पाते हैं, यानी जो हमारा 13वां छात्र होगा, जो 13 छात्र होगा, वो 450 माइनस ये जो
362 372 है ना, ये कर देंगे। और जब इसको करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा 78 आंसर आ जाएगा। यानी वह 13वां छात्र जो है वो 78 मार्क्स क्या कहते हैं पाता है। ठीक है, समझ गए, 13वां छात्र की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, टिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 13वां छात्र जो है वो पाता है हमारा 78 अंक। आगे बढ़ते हैं, क्या है, एक परीक्षा में 11 छात्रों का औसत अंक 60 है। सेम क्वेश्चन है, हल्का से बस डिफरेंस होगा। एक परीक्षा में 11 छात्रों का औसत अंक 60 है। 11 छात्रों का औसत अंक 60 है। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, 11 छात्रों का औसत अंक 60 है। 11 छात्रों का औसत अंक 60 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। 660 हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक क्षय का। अब देखो यहां से हम एक चीज तुमको सिखाते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेकर के 11 तक गिनती गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गया हमारा 11 छात्र हैं। ठीक है, ये है मान लो हमारे 11 छात्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रारंभिक 6 छात्रों का 58 है। प्रारंभिक 6 का 58 है, और आखिरी 6 कितने पे आएंगे, इतने पे ही आएंगे। ठीक है, यानी ये जो है दोनों में लाई कर रहा है। ठीक है, और आखिरी की 6 कितना पाते हैं औसत, 63 पाते हैं, तो यहाँ पे 63, यानी आखिरी के 6 63 पाते हैं और प्रारंभ के 6 58 पाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। ओह, गायब हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा वीडियो आप पीछे कर लीजिएगा। तो अगर हमारा आखिरी के जो 6 छात्र हैं, अगर हमारे आखिरी के 6 छात्र हैं वो 58 पाते हैं, शुरू के 6 छात्र 58 पाते हैं, तो हम ऐसे लिख लेंगे 58 गुणे 6। ठीक है, प्लस आखिरी के 6 छात्र कितना पाते हैं, आखिरी के 6 छात्र हमारे 63 पाते हैं, तो 63 गुणे 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब देखो 6 जो है, जो 6th वाला छात्र है वो हमारे, अगर 11 ही छात्र हैं टोटल और आगे और पीछे से 6 छात्र लेने हैं, तो वो 6वां छात्र जो होगा वो कोलैब करेगा, दोनों में मिलेगा, दोनों में। ठीक है, तो हमें किसी एक में से उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा था ना, ये जो ये कि मतलब 6 छात्रों का ये है, फिर 6 छात्रों का ये है, और जाहिर सी बात है 58 गुणे 6 प्लस 63 गुणे 6 में से हमें वो 6वां छात्र एक बार घटा देना होगा। ठीक है, एक बार घटा देना होगा 6th छात्र को, और बराबर में कितना दिया गया है, टोटल कितना नंबर है, 660 है। ऐसे हमारे पास इक्वेशन मिल गई। ठीक है, मान लिया ये जो 6वां छात्र है ये यक्स है। ठीक है, इसको यक्स मान लो, 6वां छात्र को यक्स मान लो। ठीक है, तो अब देख लो यहां से कि इसको जो हम ऐसे लिख दे, अब इसको इधर कर लो और यक्स को उधर भेज दो, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी यक्स इक्वल्स टू 58 इंटू में 6 प्लस 63 इंटू में 6, और माइनस में हमें मिल जाएगा 660। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझना चाहिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि 58 छात्र जो 58 जो है अंक पाने वाले शुरू के 6 छात्र हैं, और 63 अंक पाने वाले लास्ट के 6 छात्र हैं, ये तो टोटल 12 हो गए। यानी कोई एक कोलैब किया होगा दोनों में, कोई एक ऐसा होगा जो दोनों में होगा, और बस जो कोई ऐसा है जो दोनों में है उसको हम 2 बार क्यों काउंट करें, उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक बार हमने जो फिर माइनस कर दिया, तो वही यहाँ पे 6वां छात्र एक बार माइनस हमने कर दिया। तो अब यहाँ से जो 6वां छात्र यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलने लगेगी क्या, कि ये हमारे हो जाएंगे। पहली बात तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये मतलब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 58 प्लस 63, और यहाँ पे 6 माइनस 660 हो गया। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 121। ठीक है, और गुणे में यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और माइनस में 660 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 726 माइनस 660 आएगा। क्या आएगा, 726 माइनस 660 आएगा। आंसर कितना दिया गया है, 726 माइनस 660। आइए घटा लेते हैं इसको, तो 726 माइनस 660 को हम जब घटाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या बचा,
6 बचा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 66 यहाँ पे वो वैल्यू आती है। ठीक है, देखें ऑप्शन में 66 है, ऑप्शन में 66 है, जी हाँ ऑप्शन में 66 है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, आगे आते हैं, और ये बस मुंह से, ये क्वेश्चन तो बस मुंह से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बस मुंह से करना है दोस्तों। आओ कैसे देखते हैं। एक कक्षा में 3 समूह ए बी सी हैं, 3 समूह हैं। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी, देखो यहाँ पे मान लिया हमने एक कक्षा है, उसमें 3 समूह हैं, ए बी और सी। ठीक है, और देखिए सी सेट में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, यदि समूह ए से एक विद्यार्थी निकल गया, ठीक है, और ये निकल के कहाँ गया, यहाँ आया। ठीक है, समूह ए से एक विद्यार्थी निकल करके कहाँ आया, सी में आया। ठीक है, 1 विद्यार्थी। ठीक है, यानी ये हो गया 1 विद्यार्थी ऐड हो गया। फिर क्या कह रहा है, बी से 2 विद्यार्थी सी में चले गए, यहां से 2 चले गए इसमें। ठीक है, तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार का क्या होगा, वही रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई देखो कक्षा में ही तो स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इनका जो औसत भार होगा वो वही रहेगा। वो क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाहर तो नहीं भेज रहे हैं, हम छात्र को कक्षा में ही स्थानांतरित कर रहे हैं, तो कक्षा में तो बच्चे होंगे और बच्चों का संख्या वही होगी, डिवाइड होके वही औसत आएगी। परेशान होने की ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे देखते हैं क्या है। शीशा कितना आसान पूछे, देखो कक्षाओं, 2 कक्षाओं ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 2 कक्षाओं में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मान लिया 25-30। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्त, अब देखो मान लिया कक्षा ए है और कक्षा बी है। ठीक है, ए में जो है, जो कक्षा ए में जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो कक्षा ए में विद्यार्थी हैं वो क्या दिया है, उसमें मैक्सिमम जो है, मैक्स जो है वो कितना पा रहे हैं, वो मैक्स, और यहाँ पे मिन लिख लो। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 21 पा रहे हैं। ठीक है, और न्यूनतम 17 है। ठीक है, और बी में मैक्सिमम, मिनिमम 22 है, मैक्सिमम यहाँ पे 30 है, और ये देखो अधिकतम 30 है और न्यूनतम 22 है, यानी मिनिमम 22 है। अब सोचो ए का जो मैक्सिमम है वो बी के मिनिमम से भी छोटा है, मतलब ए की कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी चीज कर दो, ए हमेशा बी से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो ए से जो है बच्चा इसमें डाला गया है। ठीक है, 4 बच्चा। अब देखो इसमें कह रहा है कि ऐसा करने पर कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। हाँ बिल्कुल घटेगा। क्यों, क्यों घटेगा, क्योंकि बी के मिनिमम, बी का जो मिनिमम है उससे छोटा तो क्या कहते हैं ए का मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है जब इनको एंटर कराओगे बी के अंदर, ए के छात्र को, तो बी का औसत घटता चला जाएगा ना, क्योंकि संख्या बढ़ेगी लेकिन नंबर का भार जो होगा वो घटेगा, तो बी का जो है, बी में जो है वो औसत घट जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। नहीं भाई, ए का प्राप्तांक क्यों घटेगा, निश्चित रूप से तो नहीं घटेगा। ठीक है, अगर मान लो घटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से घटेगा ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं घटेगा, अब मैं कारण बताता हूं। माना कक्षा एक में मान लो 17, 18, 19, 20 ऐसे नंबर पाने वाले हैं और 21। ठीक है, अगर हमने यहां से 17, 18 को निकाल के औसत निकाला तो शायद 20 के आसपास औसत आएगी, लेकिन अगर 20, 21 को निकाल दिया तो 17, 18 के आसपास औसत आएगी, मतलब इसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो सिर्फ इसमें ऑप्शन हमारा एक सही है। ठीक है, इसमें केवल हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन से। ठीक है, देखो एक खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है, एक खिलाड़ी जो है अपनी पारी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है, जिसके बाद जो है क्या हुआ, जो रनों का औसत था 3 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा था कि 17वीं पारी के बाद औसत कितनी होगी। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ठीक है, सोल्यूशन की बात यहाँ पे हम जब करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, मैं भूल जा रहा हूं कि 17वीं में कुछ बनाया, मैं पहले मान लेता हूं कि क्या हुआ, माना जो है व्यक्ति ने 16वीं पारी तक औसत रन यक्स बनाया। ठीक है, माना 16वीं पारी
तक औसत रन यक्स है। अगर 17वीं पारी तक औसत यक्स है, ठीक है, तो 17वीं पारी के बाद औसत x+3 होगी। तो 17वीं के बाद, तो 17वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, x+3। ये चीज याद रखना पहले, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें क्या दिया है, 17वीं, हाँ माने क्यों, हमने माना है कि अब 16 खिलाड़ी जो है 16वीं पारी, सॉरी मतलब जो 16वीं पारी तक रन कितना बनाए, औसत रन को मान लिया हमने यक्स बनाया, ठीक है, मान लिया औसत यक्स है। ये औसत किसी का तो निकला होगा, यानी 16वीं पारी में जितने भी रन बने वो कितने होंगे, अगर यक्स के हिसाब से औसत है तो 16 यक्स हो जाएगा, ठीक है, 16 यक्स हो गया। अपॉन में 16 लोगों ने ही बनाया होगा, इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे औसत निकला होगा। लेकिन 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 सुनिए, यहीं पे आता है चेंज, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, यहां पे कह रहा है कि एवरेज 3 बढ़ गया 17वीं पारी में, ठीक है, 17वीं पारी, यहां पे ये बात हो रही है 17वीं पारी की, ठीक है, ये पूरा जो है कैलकुलेशन यहां पे इस बॉक्स के अंदर 17वीं पारी के लिए हो रहा है। 17वीं पारी में एवरेज 3 बढ़ गया, ठीक है, तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये 16 यक्स था और इसमें 17वीं पारी का हमने 87 रन जोड़ दिया, ठीक है, 87 रन जोड़ दिया, ठीक है, 16 यक्स के साथ 16 यक्स यहाँ पे है, ठीक है, 16 यक्स है और इसमें 87 हो गया, और नीचे 16 जो पारी थी इसमें भी 1 का इजाफा हो गया, ठीक है, समझ गए, ऐसे हुआ, समझ गए। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा आगे, x+3 और 16 1 17, ये ऐड हो गया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 17 और ये बराबर में हो जाएगा 16 यक्स प्लस 87। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे, मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा सॉल्व, 17 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 17 यक्स प्लस 17 51 हो गया इज इक्वल्स टू 16 यक्स प्लस 87, ठीक है। अब यक्स इसको इधर कर दो, इसको इधर भेज दो, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, x इज इक्वल टू 36। समझ गए, क्योंकि 87 में से जब हम 51 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 36, ठीक है, समझ गए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको टिक तो करते हैं, 36 आंसर भी तो आ गया, तो टिक कर देते हैं इसको कि 36 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीसेट में आया है क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46 था, एक बल्लेबाज था उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46 था, ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना रहा होगा, 50वीं पारी के बाद टोटल स्कोर कितना होगा, इसको ऐसे ही देख लो, 50 पारी के बाद का औसत स्कोर पूछेगा, ठीक है, कह रहा है एक बल्लेबाज का 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था, यानी 50वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 46.4 था। ये हमारा क्या है, टोटल स्कोर निकल आया कितना, यानी 50 पारी के बाद जो है उसका जो टोटल स्कोर आया वो आया 2320, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाएगा, यानी 46.4 था तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कब, 60वीं पारी के बाद, ठीक है, 60वीं पारी के बाद 2.6 इसका स्कोर बढ़ गया, यानी 60वीं पारी में क्या हो गया, उसका स्कोर 49 का हो गया, 2.6 बढ़ गया 46.4 में, और ये हो गया इतना। अब ये मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2940, ठीक है, यानी 50 पारी तक उसके अकाउंट में 2320 रन थे। जब हम इसका स्कोर कार्ड देखते थे, जब उसकी आईडी जाकर के विकिपीडिया पे देखते थे तो वो सिर्फ 50 पारी में 2320 बनाया था। जब 60वीं में जाकर के देखा तो उसने 2940 बना लिए, कितने के हिसाब से,
उसका जो है 2.6 का जो है औसत बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये पिछली 10 पारी में उसने कितने कितने रन बनाए जो उसका रन इतना हो गया। तो अब देखिए, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, ऊपर देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इतने में हम शायद इसको निपटा देंगे। ठीक है, इतने में देखिएगा ध्यान से, इतने के अंदर देखिएगा क्या होगा कि सबसे पहले 2940, यानी इसका इतना स्कोर हो गया है 60 पारी के बाद। इसमें से हमको घटाना है कितना, 2320 को घटा देना है। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा, 620 आ जाएगा ये। और जब ये 620, यानी वो 10 पारी में कितना बनाया, 10 पारी में उसने बनाया कितना, मान लिया ये एक पारी यहाँ माना ये यक्स है। ठीक है, यानी 10 पारी में उसने बनाया 620। अगर 10 पारी में, कुछ मत करो तुम, बस इतना जानो 10 पारी में 620 बनाया। और अगर कोई 10 पारी में 620 बना रहा है तो एक पारी में कितना बनाएगा। अगर कोई 10 पारी में 120 बना 620 बनाता है, 620 बनाता है। ठीक है, 620 बनाता है तो एक पारी में कितना होगा, एक पारी में कितना होगा, एक पारी में हो जाएगा 620 बटे में 10। ये कर गया, यहां से आया 62। ठीक है, 62 आंसर आ गया हमारे पास, यहां से 62 आंसर आ गया भाई। और 62 आंसर कहां पर था हमारा, हाँ नीचे था क्वेश्चन, 62 आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो, तो ये रहा हमारा एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारा एवरेज का क्वेश्चन होते हैं इंड गाइस, इंड हो गए यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे ये वीडियो की लेंथ हमारी भी ठीक ठाक ही अभी जा रही है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बातें करेंगे आपसे थोड़ा देर के लिए हम, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सबसे पहले हम पहले पेज पे आ जाएं ताकि अच्छी बातें कर पाए। ठीक है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, वेट करिएगा। आपके लिए मैंने एक शायरी लिखी हुई थी, तो मैं सुनाता हूं आपको एक शायरी। ठीक है, हाँ, तो आपके लिए मैं शायरी आपको सुनाने जा रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं ऐसे ही शायरी आपके लिए लाऊंगा ताकि आप इससे मोटिवेट भी हो सके, आप इसको कहीं पे यूज कर सके, आपके जिंदगी में ये शायरियां काम आए। इसका मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं शायरियां प्रोवाइड करूं। तो आपके लिए मेरी तरफ से एक शायरी कि समय की पाबंदी हम सब पर है, कि समय की पाबंदी तो हम सब पर है, इस पाबंदी में बंध कर रहना सीखो। आईएएस बनने की राह आसान हो जाएगी, कुछ और नहीं, बस लगन और संयम के साथ रहना सीखो। मिलेंगे लाख बहाने नाकामयाब होने के, कि मिलेंगे लाख बहाने नाकामयाब होने के, कम से कम एक बहाने को कम कर पाऊं, इस मनसा में बंधकर मेहनत करते रहना सीखो। ये मेरी तरफ से शायरी है, इसको आप रोक के चाहे कैसे भी लिख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, और ऐसे ही मेहनत करते जाना है। इस शायरी में कितनी बड़ी बात बोली है कि समय की पाबंदी है हम सब पर, आप ही पे नहीं है। एक मजदूर हो गया, एक लेबर हो गया, कंट्री का लीडर हो गया, एक एक्ट्रेस हो गए, अभिनेता, नेता, सब जितने हैं, जितने हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके पास भी समय की पाबंदी है। कहीं ट्यूशन जाना है उनको, कहीं स्कूल जाना है, खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है, फोन चलाने में उनका टाइम, मतलब किसी फैमिली में उनका, मतलब हर किसी के ऊपर समय की पाबंदी है। पाबंदी का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर रोक टोक, पाबंदी का मतलब ये है कि समय है। और फिर क्या कह रहा है कि हम सब बंधे हैं उसमें, और इस पाबंदी में बंध कर रहना सीखो। इस पाबंदी को पाबंदी मत समझो, ये समझो कि समय तुमको समय दे रहा है कि इस कुछ समय में कुछ बेहतर कर पाओ, और आईएएस बनने की राह तो आसान हो जाएगी। ठीक है, आईएएस बनने की राह आसान होगी, लेकिन उसके लिए परसिवेरेंस, लगन चाहिए, उसके लिए संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, और लाख बहाने नाकामयाब होने के मिलेंगे। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत सारे बहाने मिलेंगे लड़कियों के, मान लीजिए आप गर्ल्स हैं तो आपका पीडी आ गया, ठीक है, और
बहुत सारे मतलब बॉयज हैं, तो मतलब आप मान लीजिए कोई किसी का स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आपका एग्जाम टाइम ये आपका लॉस करा देंगी, ठीक है। बहुत सारे बहाने आ जाएंगे आपके पास, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन बहाने से हम रुक जाएंगे। कम से कम हम अपनी मेहनत के द्वारा इस समय की पाबंदी में रह करके इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि मतलब हम ये सोच सके कि यार जब हमारा रिजल्ट में मान लो सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम जो बहाने देते हैं ना, उनमें कम से कम एक बहाना तो कम कर सके। जैसे हमारे सामने ये बहाना आता है सिलेक्शन ना होने के बाद कि यार थोड़ा तैयारी कम थी, तो क्या हम तैयारी करके समय के पाबंद हो गए, तैयारी करके वो एक रीजन नहीं कम कर सकते। इस शायरी का मेन मोटिव यही था कि हमको उस रीजन को घटाना है, उन रीजंस को घटाना है कि जब हम सिलेक्शन ना हो तो हमारे पास ये रीजन ना रह जाए कि जो हमें खुद शर्मसार कर दे। यानी हमें एग्जाम हॉल में अपनी पूरी 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 प्रिपरेशन के साथ जानी है, मतलब आप मैक्सिमम उतना ही कर सकते थे। और ऐसे मतलब जब आप जाओगे ना एग्जाम हॉल से और वहां से आप फेल्योर भी होकर के निकलते हो, तो आप सबसे झोंके निकलोगे वहां से, क्योंकि आपको पता रहेगा नहीं आपने मेहनत की थी, आप फिर से मेहनत करोगे उसके बाद, ठीक है। तो इसी के साथ और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और छोटे बच्चे हो उनके पास भी शेयर करिए, बड़े बच्चे हैं तो दे उनके पास भी शेयर करिए, मतलब जिसके ये काम का वीडियो आपको लगे कि ये हो सकता है काम का, तो उसके पास भेजिए। और बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिस भी फील्ड में जो भी कर रहे हैं उसमें बेहतर करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके फैमिली के साथ हैं। और हेल्दी रहिए, अपने से ज्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत सारे अभी समय का पहिया जैसे जैसे बीतता जाता है, परिवार वालों के को देने के लिए टाइम हमारे पास कम हो जाता है, क्योंकि देश को देना होता है टाइम। इसीलिए फैमिली को अभी जितना टाइम देना है दे लीजिए, क्योंकि बाद में आपको अपना सारा समय अपने देश को देना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं। टेक केयर, बाय।